ब्रिटेन डिक्लेयर्स वॉर ऑन जर्मनी। लेकिन एक देश था जो बिना पूछे, बिना अपनी मर्जी से इस युद्ध में खींच लिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत की। कोई बहस नहीं हुई, किसी इंडियन की आवाज नहीं सुनी गई, किसी की सहमति नहीं ली गई। बस वायसरॉय ने एक अनाउंसमेंट कर दिया और 40 करोड़ इंडियंस वार के साए में आ गए। असली सवाल ये नहीं था कि इंडिया ने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट क्यों किया। असली सवाल ये था कि हमारे युद्ध और शांति का फैसला करने का हक किसको था। अगस्त ऑफर ब्रिटिशर्स के द्वारा पेश किया गया था ताकि वो इंडियंस का सपोर्ट पा पाए, बट ये ऑफर फेल हो गया। तो ये क्यों लाया गया, क्यों फेल हुआ, उसे हम जानेंगे इस वीडियो में, और कैसे इस फेलियर ने इंडिया को आज़ादी के करीब लाया, लेकिन साथ ही पार्टीशन की तरफ भी ले गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू पार्ट 20 ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अगस्त ऑफर. So what are the topics which we are going to cover in this video? First of all, we will be going through background of August offer. फिर हम देखेंगे कि कांग्रेस का क्या रिस्पांस रहा, मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन रहा, वायसरॉय ने जनवरी 1940 में क्या डिक्लेरेशन किया। तो एक्चुअली 1939 में डिक्लेयर कर दिया गया था कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये कौन सा डिक्लेरेशन था, तो इसको समझने की जरूरत है। तो 1939 में डिक्लेयर किया गया कि इंडिया जो है वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक, तो इसको हम कहेंगे डिक्लेरेशन। देन जनवरी 1940 में क्या हुआ कि तब तक इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं हुए, तो डोमिनियन स्टेटस का लालच जो है वो दिया गया जनवरी 1940 में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश वाइसरॉय। ठीक है, एंड फाइनली ऑफिशियल वे में ऑफर जो है वो अगस्त में आता है, अगस्त 1940 में। तो ये 3 स्टेजेस हैं अगस्त ऑफर के। ठीक है, हम देखेंगे कि किन कारणों की वजह से अगस्त ऑफर जो है लाया गया, एंड अगस्त ऑफर के मेन प्रोविजंस क्या थे उसे हम देखेंगे। उसके बाद फिर रिएक्शन क्या आया इंडिया की तरफ से, यानी बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एंड मुस्लिम लीग की तरफ से, वो हम देखेंगे। इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे, एंड आउटकम क्या हुआ, इन सारी चीज़ों का सिग्निफिकेंस क्या रहा, अगस्त ऑफर का हिस्टोरिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा अगस्त ऑफर का, एंड फाइनली कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 जो है 1939 में स्टार्ट हो जाता है, एंड 1 सितंबर 1939 को जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, एंड 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन जो है वो वार डिक्लेयर कर देता है जर्मनी के ऊपर। साथ ही साथ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ बेलिजरेंट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो है वो ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये डिक्लेरेशन किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड लिनलिथिगो, जो उस समय का वाइसरॉय था इंडिया में। ओके, बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ कंट्री दैट वाज ऑफिशियली एट वॉर एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इट। ठीक है, ये जो अनाउंसमेंट किया गया था, इसके लिए कोई कंसल्टेशन नहीं हुई थी किसी भी इंडियन लीडर्स के साथ, या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, और इंडिया के मर्जी के खिलाफ उसे वर्ल्ड वॉर 2 में घसीट लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसके वजह से क्या होता है, कांग्रेस जो है रिस्पॉन्ड करती है, और कैसे रिस्पॉन्ड करती है, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है एक रेजोल्यूशन पास करती है 14 सितंबर 1939 को, और उसके अंदर कांग्रेस स्टेट करती है दैट वार एंड पीस डिसीजन मस्ट बी मेड बाय इंडियंस देमसेल्व्स। यानी वार एंड पीस का डिसीजन जो है वो इंडियंस के द्वारा ही होने चाहिए, किसी और के द्वारा यह चीज नहीं होना चाहिए। और ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया है, इस वायसरॉय ने किया है, ये एकदम से गलत है, इस चीज को कांग्रेस ने कहा। साथ ही साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये कहा कि हम उस वार का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे जो वार इंपीरियलिज्म के लिए फाइट की जा रही है, एंड जो वार फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, हम उसको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे। So basically, Congress was in opposition of this decision. They were not in favor of supporting Britain in World War II. ठीक है, एंड कांग्रेस जो है वो डिमांड करती है दैट ब्रिटिश शुड प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन दैट क्या एम है उनका, ब्रिटिश वार का क्या एम है, एंड डेमोक्रेसी जो है वो अप्लाई की जाएगी इंडिया में कि नहीं, इस चीज का क्लैरिफिकेशन जो है वो ब्रिटिश सरकार को देना होगा। ये डिमांड किया गया कांग्रेस के द्वारा। ब्रिटिशर्स का क्या रिप्लाई आया, सो ब्रिटिशर्स का जो रिप्लाई आया दैट वाज टोटली वेग, वेग एश्योरेंस।
मीन्स अस्पष्ट धुंधला सा एश्योरेंस जो है वो दिया गया कि हाँ हम आपके लिए कुछ करेंगे, फ्यूचर में हम आपको डोमिनियन स्टेटस जो है देंगे। बट वो फ्यूचर कब आने वाला था ये उनके पिताजी भी नहीं जानते थे, अंग्रेजों के पिताजी दादाजी भी नहीं जानते थे। ठीक है, कोई कमिटमेंट नहीं दी गई रिगार्डिंग इमीडिएट फ्रीडम, इमीडिएट पावर ट्रांसफर, इन सब चीज़ों की कोई बात नहीं की गई। उनको बस सपोर्ट चाहिए था, कैसे भी करके बहला फुसला के वो इंडियंस का सपोर्ट लेना चाहते थे। दैट्स वाई कांग्रेस कॉल्ड इट एज पायस प्लेटिट्यूड। मतलब कांग्रेस ने कहा कि ये खोखले आश्वासन दिए जा रहे हैं ब्रिटिश सरकार की तरफ से, सो वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वर्ल्ड वॉर 2। सो आगे क्या हुआ, कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया प्रोविंसेस में। हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब लाया गया था उसके बाद 1936 1937 में जनरल इलेक्शन कराए गए थे, जिसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 8 प्रोविंसेस में अपनी सरकार बनाई थी। सो जब ये डिक्लेरेशन हुआ कि इंडिया जो है वो ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर रहा है, तब एज ए प्रोटेस्ट जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया प्रोविंसेस से। तो जब रिजाइन कर दिया तो क्या हो गया, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, एक इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो आ जाती है। एंड इमरजेंसी सिचुएशन से रिगार्डिंग सेक्शन 93 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ बातें कही गई थी। और क्या कहा गया था, तो ये कहा गया था that in case of constitutional failure in the provinces, the governor would be taking control of all the matters। और यहाँ पे हमने देखा कि प्रोविंसेस में सरकार जो है वो गिर जाती है, इसीलिए गवर्नर जो है सेक्शन 93 को यूज करते हुए सारा कंट्रोल जो है वो अपने हाथों में ले लेता है। बेसिकली ये इमरजेंसी प्रोविजन की बात की गई थी सेक्शन 93 में। ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविजन के तहत ही गवर्नर अपने कंट्रोल में सारी चीज़ों को ले लेता है। नॉन कांग्रेस जो मिनिस्ट्रीज थी वो कंटिन्यू करती हैं रूल करना, और वो कहाँ कहाँ पे रूल कर रही थी, पंजाब, बंगाल एंड सिंध में। इम्पैक्ट क्या होता है, तो पॉलिटिकल वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो जाता है एंड टेंशन जो है इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स के बीच में वो बढ़ जाता है। मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन था, तो मुस्लिम लीग जो है बहुत ही ज़्यादा खुश थी। एंड मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को डिक्लेयर कर दिया एज डे ऑफ डिलीवरेंस। मतलब क्या हो गया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा दैट वी गॉट लिबरेशन फ्रॉम कांग्रेस रूल। तो इतनी नफरत जो है वो भर चुकी थी जिन्ना के मन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की वजह से। क्यों, क्योंकि ये भी वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी अपनी खुद की चाहता था जो उसको मिल नहीं पा रही थी, और वो माइनॉरिटी का एक झुनझुना लेके बजाना शुरू करता है और लोगों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर देता है। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम लीग के लीडर्स का ब्रेन वॉश करती है, और बाद में मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हैं वो मुस्लिम जो यहाँ के सिटीजन्स थे उनका ब्रेन वॉश शुरू कर देती है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो डिक्लेयर किया और सेलिब्रेट किया कि कांग्रेस का रूल जो है वो ख़त्म हो गया, कांग्रेस का जो अत्याचार है वो ख़त्म हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि कम्युनल डिवीज़न जो है वो और ज़्यादा भारत में बढ़ जाता है। आगे जाके मार्च 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाता है, जहां से पार्टीशन की डिमांड जो है वो पुख्ता तौर पे मुस्लिम लीग के द्वारा रख दी जाती है एंड पाकिस्तान का डिमांड जो है वो आ जाता है। मुस्लिम लीग जो है वो डिमांड करती है कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो है वो हमें मिलना चाहिए, हिंदू एंड मुस्लिम जो है साथ में नहीं रह सकते हैं। ये उनके माइंड में बात जो है बैठ गई थी और वो इस चीज़ को प्रूफ करने में लग गए थे, जिसके वजह से हम देखते हैं कि कम्युनल डिवीजन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो वाइसरॉय का डिक्लेरेशन आता है जनवरी 1940 में। तो ये कौन सा डिक्लेरेशन था, इट वाज रिगार्डिंग डोमिनियन स्टेटस एंड इट वाज सेड बाय द वाइसरॉय दैट इंडिया वुड बी गेटिंग डोमिनियन स्टेटस बट दैट वुड बी आफ्टर वार के बाद डोमिनियन स्टेटस इंडिया को मिलने वाला है। वो डोमिनियन स्टेटस जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के बेसिस पे दिया गया है कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, वैसा ही डोमिनियन स्टेटस जो है वो इंडिया को दिया जाएगा, ये कहा गया वाइसरॉय के अनाउंसमेंट में। ये वार कब खत्म होने वाला था ये लिन लिथिगो के दादा भी नहीं जानते थे। ठीक है, बट कह दिया गया कि वार खत्म होने दो, डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या हुआ इस डिक्लेरेशन का, तो हम देखते हैं कि इस डिक्लेरेशन से एक बात साफ आ जाती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो बात कही गई उससे एक स्टेप आगे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जाने को मजबूर हो जाती है। जो डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाकर, उससे आगे वो बढ़ी
ब्रिटिश सरकार, और अब कहती है कि हम आपको पक्का डोमिनियन स्टेटस देंगे, बस इस वार में हमारा सपोर्ट कर दो, हमें जितवा दो, उसके बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस देने वाले हैं। कांग्रेस का क्या रिएक्शन आया? तो रामगढ़ सेशन होता है मार्च 1940 में, जिसको प्रिसाइड करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये नाम और ये सेशन जो है वो याद रखिएगा, क्योंकि किस सेशन को किसने लीड किया था वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे अगस्त ऑफर से रिलेटेड है तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रामगढ़ सेशन हुआ जिसको लीड किया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। उस कांग्रेस सेशन में डिमांड रखा गया कांग्रेस की तरफ से कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, पूर्ण स्वराज का, अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ये इंडियंस के द्वारा कह दिया गया था। ये अब खुले आम इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा था। गांधी जी ने कहा कि अभी फ्रीडम चाहिए, वार के बाद नहीं चाहिए, एंड ये जो तुम डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हो आफ्टर वार, दैट इज लाइक गिविंग चेक विदाउट कैश। यानी आप एक चेक दे दे रहे हो और आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो मैं अगर वो चेक लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा। वैसे ही आप ये जो वादा कर रहे हो, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए फ्रीडम अभी दो, वार जो है वो खत्म होगा नहीं होगा वो तुम अपना देखो। अब मेन रीजंस क्या थे जिसकी वजह से अगस्त ऑफर जो है ब्रिटिशर्स को देना पड़ा था? तो क्रिटिकल वार सिचुएशन, और वार के बीच में ही ये चीज जो है वो लाई गई थी इंडिया को अपने सपोर्ट में लाने के लिए। ठीक है, और वो ऐसा क्यों कर रहे थे? बिकॉज अर्जेंटली उनको इंडियन ट्रूप्स की जरूरत थी, रिसोर्सेज की जरूरत थी, पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत थी, जो उनको नहीं मिल पा रहा था। इंडिया में एजिटेशन चल रहा था, एंड एक तरफ वो वर्ल्ड वार लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया में भी लोग जो हैं उनका अपोज कर रहे हैं। तो अगर इंडिया में वो शांति बना के रखें तो हो सकता है कि वो बेटर वे में वहाँ पे लड़ाई लड़ सकें, एंड इंडियन ट्रूप्स को एंड रिसोर्सेज को वो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। इसीलिए ये ऑफर जो है वो इंडियंस को दिया गया था। ये मजबूरी में अंग्रेज जो है दे रहे थे, खुशी से नहीं दे रहे थे। देन रेजिग्नेशन के बाद जो पॉलिटिकल डेडलॉक बन चुका था, किसके रेजिग्नेशन के बाद? तो कांग्रेस मिनिस्टर्स ने जो रिजाइन किया था प्रोविंसेस में, उसके बाद कोई पॉपुलर गवर्नमेंट प्रोविंसेस में नहीं था, एंड अनरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा था इंडिया में, एजिटेशन जो है बढ़ता जा रहा था, जिसको कंट्रोल कर पाना ब्रिटिशर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, उनके लिए ये टफ सिचुएशन जो है क्रिएट हो चुका था। पॉलिटिकल प्रेशर भी बन चुका था, बिकॉज कांग्रेस जो है वो डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंस का, एंड ब्रिटिशर्स जो हैं वो बात कर रहे हैं कि हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देंगे। ये एक लॉलीपॉप था किसको? मुस्लिम लीग के लिए, एंड मुस्लिम लीग इस लॉलीपॉप को लेके बहुत ज़्यादा खुश थी कि हाँ, ब्रिटिश सरकार हमारे बारे में बहुत कुछ सोच रही है, और बाकी जो इंडियंस हैं वो हमारे पक्ष में नहीं है, वो हमारे अगेंस्ट है, और ये कीड़ा जो है उनके दिमाग को पूरी तरीके से खा जाता है, जिसकी वजह से पार्टीशन का डिमांड जो है वो करते हैं। ठीक है, और इंडिया जो है वो ब्रिटेन के अंडर में ही रहे इस वार के दौरान, और आगे भी ये मंशा थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, इसलिए उन्होंने ऑफिशियली ऑफर जो है वो दिया। तो क्या ऑफर दिया, अब हम उसको डिटेल में देखेंगे, यानी मेन प्रोविजंस हम देखने वाले हैं अगस्त ऑफर जो 1940 में दिया गया था। तो ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया? लिनलिथिगो के द्वारा, ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ऑफिशियल ऑफर आ गया है अब। ठीक है, मेन प्रोविजंस क्या थे? तो कहा गया कि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है उसका एक्सपेंशन हम करने वाले हैं, गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको हम एक्सपेंड करने वाले हैं, और साथ ही साथ एडवाइजरी वार काउंसिल हम बनाने वाले हैं। बट यहाँ पे एक बात जो है रख दी गई, टर्म एंड कंडीशन रख दिया गया, दैट इवन इफ पॉलिटिकल पार्टी डिसएग्री, तो भी हम ये काम करेंगे। मतलब क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही थी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी का एक्सपेंशन हम करेंगे, और नॉमिनेट करके हम करेंगे, यानी इंडिविजुअल्स को हम नॉमिनेट करेंगे, और वो जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किए जाएंगे, और इस तरीके से हम एक्सपेंड करेंगे इसको। एडवाइजरी वार काउंसिल जो है वो भी हम बनाएंगे। बट यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया की अगर आपस में एग्रीमेंट नहीं कर पाती हैं, कोई एक मत पे नहीं पहुंच पाती हैं, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो इस चीज को करके रखेंगे। तो भाई, आप फ्रीडम देने की बात करते हो, आप आज़ादी देने की बात करते हो, आप कहते हो कि इंडियंस को जो है ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, उनका पार्टिसिपेशन जो है बढ़ाया जाएगा, बट ये किस टाइप का पार्टिसिपेशन है? ठीक है, तो कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अभी भी अपने पास रखा हुआ है, ये बात हमें समझनी है। देन माइनॉरिटी के सेफगार्ड्स की बात की गई, कहा गया कि माइनॉरिटी के ओपिनियन को फुल वेटेज दिया जाएगा। अगेन लॉलीपॉप किसके लिए? मुस्लिम लीग के लिए। मुस्लिम लीग अब एक और लॉलीपॉप लेके बहुत ही खुश, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि डिफेंस, माइनॉरिटी राइट, ट्रीटीज विद प्रिंसली स्टेट्स एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सब हमारे हाथों में रहेंगे। तो मेन कंट्रोल आप अपने पास ही रख रहे हो, तो कौन सी फ्रीडम है ये?
देन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बाय इंडियंस, पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया कि इंडियंस जो हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो अपना संविधान जो है वो खुद बना सकते हैं, और उनका जो संविधान बनाया जाएगा उसमें इंडियन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियाज को शामिल किया जाएगा। उनका कॉन्स्टिट्यूशन इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेगा। साथ ही साथ ये बात कह दी गई, एक छोटा सा स्टार डाला गया जो कि बहुत ही बड़ा टर्म एंड कंडीशन था, और वो क्या था कि इंडियंस को अधिकार है कि वो अपना संविधान बना सके, एंड उस संविधान में से क्या रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो इंडियन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियाज जो हैं रिफ्लेक्ट होके आएंगे, बट सब्जेक्ट टू ब्रिटिश ऑब्लिगेशन। छोटा सा टर्म एंड कंडीशन था, बट ये क्या था, सब्जेक्ट टू ब्रिटिश ऑब्लिगेशन। इट मींस इंडियंस कुड फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली विद इन द लिमिट सेट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी वो डिसाइड करके बताते कि हाँ इतनी ही आज़ादी मिलेगी या इस चीज़ में इतनी ही चीज़ें जो है वो डालो। सो अगेन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार दिया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, इंडियन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल आइडियाज उसमें रिफ्लेक्ट होंगे, बट वो भी दैट वुड बी सब्जेक्टेड टू ब्रिटिश ऑब्लिगेशन। पोस्ट वार कंस्टिट्यूंट बॉडी जो है वो बनाई जाएगी। वार के बाद कहा गया कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो है बनाई जाएगी, जिसके अंदर लोग जो हैं मेजर जो इंडियन ग्रुप्स है उसमें से ही चुने जाएंगे, और ये जो ग्रुप है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो बनाई जाएगी ये क्या करेगी, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी, ठीक है। एंड ब्रिटिशर्स जो है वो असिस्ट करेंगे ताकि ये प्रोसेस जो है वो फास्ट किया जा सके, जल्दी जो है संविधान जो है वो लाया जा सके भारत में, जो कि भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस के बारे में क्या बात किया गया, तो कहा गया कि हम वादा करते हैं कि वार के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा एंड फ्री एंड इक्वल पार्टनरशिप मिलेगा कॉमनवेल्थ में। तो फ्री एंड इक्वल पार्टनरशिप कॉमनवेल्थ में मिलेगा, इसका क्या मतलब हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्रिटिश सरकार ये कह रही है कि जो डोमिनियन स्टेटस कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को मिला हुआ है, और उनको जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वही ट्रीटमेंट आपको भी दिया जाएगा, इंडिया को दिया जाएगा डोमिनियन स्टेटस देकर, बट आपको ये डोमिनियन स्टेटस जो है वार के बाद दिया जाएगा। ओके, सो आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। लिमिटेशंस क्या थे अगस्त ऑफर के, तो इमीडिएट पावर ट्रांसफर की कोई बात नहीं की गई, और ब्रिटिशर्स ने वीटो पावर जो है वो अपने पास रखा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू वार, कहा गया कि वार के बाद आप इन चीज़ों को बना लेना, पहले हमारा जो है सपोर्ट करो, उसके बाद इन सारी चीज़ों को करो। एंड कॉमनवेल्थ जो है वो खुद स्ट्रगल कर रहा है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, एंड यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है कॉमनवेल्थ का, हमें जो है बोला जा रहा है कि आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, आप ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही रहोगे। भाई तुम्हारा साम्राज्य खुद का हिला हुआ है, तुम एग्जिस्ट करोगे कि नहीं करोगे वार के बाद ये खुद श्योर नहीं है, एंड तुम दूसरों को बोल रहे हो कि हम तुम्हें ये दर्जा देंगे, तो ये लिमिटेशंस थी, ठीक है। रिएक्शन क्या आया अगस्त ऑफर के बाद, तो कांग्रेस के द्वारा पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया इस ऑफर को। गांधी जी ने कहा कि ये जो अगस्त ऑफर लाया गया है इसकी वजह से इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स के बीच की दूरियां जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। नेहरू जी कहते हैं कि ये जो डोमिनियन का डिक्लेरेशन किया है ना तुमने, ये ऐसा ही है जैसा दरवाजे में ठोका हुआ एक कील, डेड एज ए डोर नेल, यानी एक कील जो दरवाजे में ठोक दी जाती है उसको वापस यूज नहीं किया जा सकता है, उसी तरीके से ये जो तुमने डोमिनियन स्टेटस देने की बात की है वो चीज है कि जब हम डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे उस समय तो तुमने दिया नहीं, और अभी दे रहे हो, मतलब ये हमारे लिए यूजलेस है, ये कहा गया नेहरू जी के द्वारा इस स्टेटमेंट के द्वारा, ठीक है। एंड नेहरू जी ने कहा कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, सो रहे हो जाग जाओ बेटा, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए। आगे जाके हम देखते हैं कि 17 अक्टूबर 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो चालू कर दिया जाता है, लॉन्च किया जाता है महात्मा गांधी जी द्वारा। एंड इसके अंदर क्या होता है कि गांधी जी जो हैं वो बहुत ही सावधानी से इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करते हैं जो उनके इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाएंगे। क्यों? ताकि कोई भी वायलेंस जो है वो क्रिएट ना हो। और ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रही थे इनका काम क्या था, तो एंटी वार स्पीचेस देना, लोगों को मोबिलाइज करना। फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। सेकंड जवाहरलाल नेहरू। थर्ड ब्रह्मा दत्ता। एंड ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है ये 1941 तक कंटिन्यू रहता है, जिस दौरान लगभग 25,000 से भी ज्यादा लोग जो हैं वो अरेस्ट किए जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन था, तो मुस्लिम लीग को तो लॉलीपॉप मिला हुआ है, वो तो खुश है। क्यों? क्योंकि उनको अपना दिमाग तो यूज करना नहीं था, इसलिए उन्होंने वेलकम किया इस ऑफर का एंड दे सपोर्टेड
क्या क्या सपोर्ट किया? माइनॉरिटी सेफगार्ड की बात की गई है, सबसे बड़ा लॉलीपॉप जो जिंदगी भर इनका खत्म नहीं होगा, इस चीज को वो सपोर्ट कर रहे थे। एंड ब्रिटिश वीटो मिला हुआ है तो उसका भी वो सपोर्ट कर रहे थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वीटो पावर अपने पास रखा हुआ है। इस चीज का सपोर्ट जो है मुस्लिम लीग के लीडर्स कर रहे थे। एंड पार्टीशन जो है वही एक सॉल्यूशन है, ये मुस्लिम लीग के लीडर्स ने कह दिया। ओके, आउटकम क्या रहा फाइनली? तो अगस्त ऑफर जो है वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो एकजुट नहीं हो पाती हैं, एक मतता जो है वो नहीं आ पाती है। ब्रिटिशर्स का क्या व्यू था? तो ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि प्रॉब्लम जो है वो इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो इस वजह से है कि इंडियन पॉलिटिकल ग्रुप जो हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं, उनकी आइडियोलॉजी जो है वो एक नहीं है, जिसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अगस्त ऑफर ने फर्स्ट टाइम क्लियर रिकॉग्निशन दिया कि इंडियंस के पास ये अधिकार है कि वो अपना फ्यूचर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, वो अपना संविधान बना सकते हैं। ये चीज़ यहाँ से निकल के आती है। देन ये ऑफिशियली एक्सेप्ट हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज नॉट सफिशिएंट, दैट्स व्हाई दे ऑफर डोमिनियन स्टेटस बाय देमसेल्फ। ठीक है, खुद से वो डोमिनियन स्टेटस जो है वो ऑफर करने आए थे। पहले मांगा गया था, नहीं दिया, अब खुद से दे रहे थे। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो कोई रियल पावर का ट्रांसफर नहीं हुआ, इंपीरियल कंट्रोल जो है वो वैसे ही बना के रखा गया। एंड कम्युनल पॉलिटिक्स जो है उसका और ज़्यादा बढ़ावा होता है, जिसकी वजह से आगे जाके पार्टीशन हो जाता है। हिस्टोरिकल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज का डिमांड करती है एंड मुस्लिम लीग पार्टीशन का डिमांड करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आगे जाके क्रिप्स मिशन आता है 1942 में एंड पार्टीशन जो है फाइनली हो जाता है 1947 में। बट इस सिचुएशन ने एक चीज दिखा दिया था कि वर्ल्ड वार टू ने डिकोलोनाइजेशन को एक्सलरेट कर दिया एंड ब्रिटिशर्स ने ये जो कॉन्सेशन दिया था दैट वाज टू लेट एंड टू लिटिल, बहुत ही कम था और बहुत ही देरी से वो जागे थे इस चीज को देने के लिए, इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया इंडियंस के द्वारा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद रेफरेंस टू द अगस्त ऑफर ऑफ 1940 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट, इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ इंडियंस टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये बात सही है? इस ऑफर में ये बात कही गई थी कि इंडियंस के पास अधिकार है कि वो अपना फ्यूचर जो है डिसाइड कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना सके। तो जी हाँ, ये बात की गई थी। सेकेंड ऑप्शन, इट प्रॉमिस्ड इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस। तो जी नहीं, ये चीज हमने अब भी देखा है जस्ट थोड़ी देर पहले, ये पॉइंट जो है वो गलत है। इमीडिएट पावर के ट्रांसफर की बात नहीं की गई थी अगस्त ऑफर में। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। तो आंसर में अगर हम देखें तो बी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया, वी आर लेफ्ट विद ए एंड सी। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट एम्फेसाइज सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। क्या माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने की बात की गई थी इस ऑफर में? तो जी हाँ, की गई थी। यही तो लॉलीपॉप था जो ब्रिटिशर्स ने दिया था मुस्लिम लीग को, इसलिए थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है। सो नाउ वी आर फाइनली एट आवर आंसर, दैट इज ए 1 and 3। ओके, second question, which one of the following best explains why the Muslim League welcomed the August offer? Muslim League ने क्यों अगस्त ऑफर को वेलकम किया था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है दैट इट प्रॉमिस्ड इमीडिएट क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान के क्रिएशन की बात जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई थी इस ऑफर में? तो जी नहीं। सेकेंड, इट एश्योर्ड माइनॉरिटी सेफगार्ड्स एंड ब्रिटिश वीटो ओवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जी हाँ, ये लॉलीपॉप था जिसकी वजह से मुस्लिम लीग वाले जो हैं बहुत ही ज़्यादा खुश थे और अपने दिमाग को इस्तेमाल करने से उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया था। तो हमें करेक्ट आंसर मिल गया ऑप्शन बी। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपकी कुछ बातें हो या फिर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। So that's all in this video. I'll be catching you in next video with new topic. Till then, take care. Bye bye. Thank you. Jai Hind.